हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बीए थर्ड ईयर की 2 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं, अब इसी तरह से मैं आपकी 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में अटैम्प्ट होने वाले हैं वो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एक बात और बच्चों, ये टॉपिक्स थोड़े लंबे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, विश्लेषण कीजिए। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में संरचनात्मक उपागम मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको मार्क्सवादी सिद्धांत सेकंड ईयर में बता दिए थे, एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। मार्क्सवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगल के द्वारा। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि समाज में हमेशा अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष होता रहता है और उस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए वर्गविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। यानी उसने कहा था कोई भी मालिक नहीं होना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए, बराबर ही उन्हें वेतन या जो भी मजदूरी है वो बराबर सभी व्यक्तियों को बराबर प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो वो क्या था आपका मार्क्सवादी सिद्धांत। अब यहाँ पर हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसको हम एक तरह से नव विप्लवकारी उपागम भी कहते हैं। इसके अंदर 2 विचार आते हैं आपके, एक तो विश्व व्यवस्था उपागम और दूसरा पराश्रयवादी सिद्धांत। अब आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि जो विश्व व्यवस्था उपागम है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक है इमैनुअल वॉलस्टीन। तो ये आपके विश्व व्यवस्था उपागम के प्रतिपादक हैं। आप इसको लिखते टाइम अंडरलाइन कर लेना पेपर में। यानी जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपको भी वही अटैम्प्ट करनी है और आपको नोट्स बना लेने हैं। जबकि आंद्र गुर्थन फ्रैन ने पराश्रयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो गई बच्चों। एक तो हो गई आपके कि विश्व व्यवस्था उपागम का सिद्धांत किसने दिया था? तो उन्होंने दिया था इमैनुअल वॉलस्टीन ने। और दूसरा आंद्र गुर्थन फ्रैन ने कौन सा दिया था? पराश्रयवादी सिद्धांत का उपागम दिया था। तो इन उपागमों ने परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। यानी जो भी विश्व व्यवस्था उपागम मानने वाले और पराश्रयवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि परंपरागत यथार्थवाद भी जरूरी नहीं है। नव यथार्थवाद क्या था आपका? शक्ति के साथ सहयोग पे बल। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ। परंपरागत यथार्थवाद के अंदर आता है शक्ति आधारित, यानी शक्ति अर्जित करके हमें अपने संबंध ज़्यादा मजबूत करने चाहिए। नव यथार्थवाद क्या कहता है? शक्ति के साथ साथ सहयोग पर भी बल देता है। यानी उसका ये मानना है कि शक्ति तो अर्जित करो, साथ में अन्य देशों के साथ सहयोग से हमें चलना चाहिए। तीसरा है आपका नव उदारवाद। वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गतिविधियों को अपनाओ जिससे कि जो हमारी सरकार है वो उदार बने, मतलब निजी हाथों में संस्थाओं को सौंपने पर बल देती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं। तो मार्क्स के विचार में प्रत्येक समाज के सदैव 2 विरोधी आर्थिक वर्ग विद्यमान रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक शक्तिशाली वर्ग होता है जो अमीर वर्ग होता है, और दूसरा वर्ग कौन सा होता है? जो निर्धन वर्ग है। यानी निर्धन वर्ग है वो हमेशा क्या करता है? शोषण की प्रवृत्ति रखता है। यानी हमेशा जो अमीर वर्ग है वो क्या करेगा? निर्धन वर्ग के शोषण करता रहेगा। तो अब यहाँ पर मार्क्स ने क्या कहा था कि इसी को उसने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी थी, क्योंकि जब अमीर हद से ज़्यादा मजदूरों का शोषण करेगा तो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष होगा। ठीक है, वह कहता है, यानी विश्व इतिहास से यह ज्ञात होता है कि जो आया है और आज हो रहा है, यह बात दूसरे कि इन वर्गों का या इनके संघर्ष का स्वरूप विभिन्न कालों में अलग अलग रहा हो। यानी यहाँ पर ये मानना है कि अमीर और गरीब का शोषण हमेशा होता रहा है, लेकिन अलग अलग रूप से होता
रहा है। तो यहाँ पर जो समाजवादी घोषणा पत्र कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम कभी भी सामाजिक जीवन का इतिहास उठाकर देखेंगे तो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसे कि आप देखोगे, अमीर पहले जमींदार और गरीब लोग यानी किसानों के बीच में शोषण रहता था। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाति प्रथा है वो भी उजागर हुई, यानी जो अमीर यानी क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण जाति है उन्होंने कहीं ना कहीं कुलीन वर्ग का शोषण किया है। तो यानी शोषण हमेशा होता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतंत्र व्यक्ति व दासों का हुआ है, कुलीनों और जनसाधारण का हुआ है। कुलीन होते हैं जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जमींदारों का हुआ है, भूदास का होता है जिनकी अपनी भूमि नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मालिक और कारीगर के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ यह कहना उचित होगा कि वर्ग संघर्ष हमेशा दो गुटों में होता रहता है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो यहाँ पर मार्क्स ये कहता है कि उनका यह कहना है कि आधुनिक समाज में भी विरोध विद्यमान है, जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग वो आमने सामने एक दूसरे के सामने पूरी शक्ति के साथ डटे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों को मजदूरी देकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाहता है, और श्रमिक है वो अपना पूरा श्रम दे देता है और वो चाहता है कि उसको पूरा मूल्य मिले, जबकि मार्क्सवादी के हिसाब से उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि श्रम नाशवान है। इससे क्या होता है कि श्रमिक घाटे में है। ये बात मार्क्सवादियों के अनुसार है, ना कि पूंजीपतियों के हिसाब से। तो यहाँ पर मार्क्सवादी कहता है कि जो मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं शोषण करता रहता है, उनसे ज़्यादा घंटे काम कराता है, जबकि उनको उनकी मेहनत के हिसाब से जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इससे वो कहता है कि वह अपने श्रम का क्रेता चाहता है, अन्यथा उसका श्रम नष्ट हो जाएगा। तो प्रतीक्षा ना कर पाने के कारण वह अपना श्रम कम मूल्य पर बेचने के लिए पूंजीपति के सामने झुक जाता है। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है वो मजदूरों के पक्ष में बोलते हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिलता, तो वो कम दामों में अपना श्रम पूंजीपति वर्ग को बेच देते हैं और पूंजीपति श्रमिक का पूरा शोषण करता है। तो और इसके बाद क्या होता है, जब उसको उसके हिसाब से संपत्ति या मजदूरी नहीं मिलती तो वो पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देता है। यहाँ पर ये मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर सारे श्रमिक मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर ले तो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति वर्ग है उनका वो विनाश कर देंगे और यहाँ पर श्रमिकों की विजय होगी और वो श्रमिक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करेंगे। इसका मतलब पूंजीपति वर्ग को कुचल दिया उन्होंने, जो भी उसकी संपत्ति है उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब जितने भी श्रमिक हैं वो सारे मिलकर काम करेंगे और जितना भी प्रॉफिट होगा सब बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे और इस तरह से एक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और पूंजीपति वर्ग का खात्मा हो जाएगा। तो आपको मैं पहले भी सेकेंड ईयर में बता चुकी हूँ कि कार्ल मार्क्स थे, उनका यही कहना था कि पूंजीपति वर्ग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके कारण पूंजीपति वर्ग है वो अमीर होता जाता है और जो मजदूर वर्ग है वो गरीब होते जाते हैं और जितना उनका श्रम है उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं प्राप्त होता। अब हम देखते हैं वैश्विक शासन एवं मार्क्सवाद, यानी जो संरचनात्मक उपागम इसमें कहा गया है वो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर पॉइंट में। तो अगर हम बात करें कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को घरेलू वर्ग संघर्ष तक सीमित रखा था। यानी उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के अंदर वर्ग संघर्ष हो रहा है बस वहीं तक उन्होंने सीमित रखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मार्क्सवादी विद्वान यानी जो मार्क्स की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनके पक्षधर थे, उन्होंने विश्व व्यवस्था उपागम का रूप प्रस्तुत करा है। और उनकी विचारधारा के 3 मुख्य बिंदु हैं। एक वर्ग संरचना, उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली और शक्ति अवधारणा।
अब यहाँ पर जो लेनिन है, लेनिन के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने सोवियत संघ की नींव रखी थी 1917 में। यानी सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर एक गणराज्य बना था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेनिन ने ये कहा कि पूंजीवाद का खूब विकास हो जाता है। अब क्या हुआ, इन्होंने पूंजीवाद का बताया कि बहुत विकास हो जाता है, तो घरेलू उद्योग पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं दे पाते। यानी जो देश है वहाँ पर पूरी तरह से पैसा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए जो पूंजीपति हैं वो अब देश से बाहर जाने का, बाहर पाँव फैलाने का प्रयास करते हैं। और वो इसके लिए कौन से देशों को चुनते हैं? अविकसित देश, क्योंकि कहीं ना कहीं अविकसित देशों के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। यानी वहाँ पर कच्चा माल भी खूब मात्रा में पाया जाता है, कृषि उत्पादन भी शामिल है, और साथ ही साथ वहाँ पर मानव संसाधन यानी बहुत बड़ी मात्रा में उनको मानव मिल जाते हैं जो उनके लिए कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, यानी उनको ज़्यादा पूंजी लगानी नहीं पड़ेगी। अगर आप एक एग्जाम्पल ही देख लो, भारत है अमेरिका के मुकाबले एक विकासशील देश है। तो अगर हमारा भारत, अगर वहाँ एक कंपनी, कोई भी अगर एक पूंजीपति है वो वहाँ पर कंपनी लगाना चाहता है, तो उसको वहाँ पर ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी अपने लेबर्स को। जबकि वहाँ की कोई कंपनी हमारे देशों में आती है तो उनको हमारे लेबर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो यही चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो अब ये कहा, ये यानी इन्होंने ये बताया कि कृषि उत्पाद में जितने भी किसान हैं या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले, उनको ये कम पारिश्रमिक देते हैं, कम मजदूरी देते हैं, और यहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। इस कार्य के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक वेतन पाने वाले प्रशिक्षित कर्मियों को काम पर लगाया जाता है जो उद्योग धंधों की देखभाल कर सकें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी बड़े देश हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन आविष्कृत देशों पर हावी हो जाते हैं। आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें 150 सालों तक गुलाम बनाया गया है, और वो भी इसी का रीज़न है। यानी ब्रिटेन है या यूरोपीय देश है, उन्होंने अपने देश में खूब फैलाया अपना शासन, यानी अपना जो भी उद्योग धंधा है वो खूब फैलाया। अब उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं हम बाहर देशों में अपने पाँव पसारते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने देशों को धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से गुलाम बनाना चालू कर दिया था, और तभी से साम्राज्यवाद आ गया था। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेता है। लेकिन अब साम्राज्यवाद का अस्तित्व समाप्त तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अमीर देशों की तानाशाही गरीब देशों पर देखने को मिलती है। अब हम पहली बात करते हैं, पहला पॉइंट है इसका उत्तर दक्षिण विभाजन। उत्तर दक्षिण विभाजन यानी अगर हम देखें कि जो औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं वो उत्तर भाग में हैं, और जबकि जो निर्धन देश हैं वो कहाँ पर आते हैं? विकासशील देश दक्षिण में आते हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ की जो इनकम है लोगों की उसमें भी काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। जैसे आप अमेरिका की देखोगे, ठीक है, या यूरोपीय देशों की देखोगे तो उनकी सैलरी हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हमारी कम है। और इसी तरह से संपत्ति के मामले में भी उनके पास, अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा, और यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान ही मिलना काफ़ी मुश्किल है। कई लोगों को वो भी नहीं मिल पाता, जैसे कि आप इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन में देख सकते हो कि मज़दूरों का क्या हाल हो रहा है। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की भूमिका। यानी जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जैसे WTO है या आपका IMF है, तो ये इन सारे संगठनों ने क्या करा है? एक तरह से अपनी कमांड रख रखी है छोटे देशों पर। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, उन पर कहीं ना कहीं विकसित देशों का ज़्यादा प्रभुत्व है, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार, उन्हीं की सुविधा के अनुसार वो नीतियों का निर्माण करते हैं, और अन्य देशों को सिर्फ उनका हिसाब से अनुकरण या मानना पड़ता है। तीसरी बात करते हैं हम वैचारिक वर्चस्व। इटली का एक मार्क्सवादी लेखक है ग्रामसी, उन्होंने ये कहा है कि विकसित देशों के प्रभुत्व का कारण उनकी वैचारिक शक्ति है।
यानी अमेरिका, यूरोप के उदारवादी देशों ने मुक्त सामाजिक प्रवाह को विकास के बेहतर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने कहा है कि कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर आराम से सामानों को बेच सकता है, बना सकता है, वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सकता है, और यही उन्होंने अपने देशों में लागू कर रखा है। जबकि अभी भी हमारा देश विकसित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, और भी देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। संरचनात्मक उपागम का मूल्यांकन। तो संरचनात्मक उपागम की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि धनवान और निर्धनों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देता है। यानी कहीं ना कहीं जो धनवान है वो बहुत धनवान होते जा रहे हैं, और निर्धन है वो बहुत निर्धन होते जा रहे हैं। आज सभी देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, उनको अपने अपने हिसाब से काम करने के भी अवसर प्राप्त हैं, तो ऐसे में वे विदेशी पूंजी से पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। तो जो WTO है वो विकासशील देशों के हित के लिए भी प्रयास कर रहा है, यानी जो पिछड़े देश हैं वो भी आगे निकल सके। अतः पूंजीवादी देशों से भविष्य में कोई खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खतरा मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट कॉक्स और क्रेग मर्फी ने बताया है कि पूंजीवादी की जीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को उत्तरदायी माना है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं विकसित देशों का दबदबा कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों पर। तो आलोचकों ने इसका खंडन भी किया है। उनके अनुसार विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक विकसित देशों की भागीदारी अधिक होने के बाद भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। कई बार जो गरीब देश होते हैं वो उधार लिया हुआ पैसा नहीं चुका पाते, तो उनके कर्जे को माफ़ भी कर दिया जाता है। और आज के टाइम में विकासशील और अल्पतिक विकसित देशों की आवाज़ों को भी वहाँ पर सुना जाता है। तो मार्क्सवादी लेखक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं निर्धन देशों की आत्मनिर्भरता में रुकावट पैदा हो गई है। परंतु सोवियत संगठन के बाद ज़्यादातर देशों ने पूंजीवादी और उदारवादी का विकल्प चुना है, और अब वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं। विदेशी पूंजी के बिना अविकसित देश अपनी प्रगति नहीं कर सकते। तो विदेशी पूंजी आएगी कहाँ से? जब कोई देश उनके देश में कोई फैक्ट्रियाँ स्थापित करेगा, कोई मॉल स्थापित करेगा, तब जाकर उनके पास विदेशी पूंजी आ पाएगी। तो यहाँ संरचनात्मक उपागम का अपना अलग महत्व है। तो मार्क्सवादी लेखकों का यह निष्कर्ष है कि अविकसित देशों पर पूंजीवादी देशों का वर्चस्व कायम है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत, तो यहाँ पर ये कहा जाता है तो कहीं ना कहीं अभी भी पूंजीपति देशों का विकासशील देशों या निर्धन देशों पे वर्चस्व है। और वो किस तरह से है? आर्थिक रूप से, क्योंकि वह अपनी फैक्ट्रियां और कंपनियां यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं और उन्हें सस्ते दामों पर वेतन, मजदूर और कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और जबकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर अपने देशों में ले जाते हैं। तो इस बात पर बहस होती रहती है। लेकिन अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनकी जनता ज़्यादा जागरूक हो गई है, तो उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो बार बार यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, यानी अपने देश का ही चीज़ों का यूज़ करो, अपने देश के प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, दूसरे देशों पे हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे तो हमारी आर्थिक निर्भरता ख़त्म हो जाएगी और कोई भी देश हमसे मनमाना फ़ायदा नहीं उठा सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मैंने आपको बुक के थ्रू इसीलिए पढ़ाया है कि जिससे कि कई बच्चों के पास अभी भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। इवन जो मेरे ट्यूशन्स में पढ़ते थे उन बच्चों ने भी अभी बुक्स नहीं ली थी, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।